दीपेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एमपीपीएससी का ऐसा केस जिसका रेफरेंस आपने बहुत से केसों में देखा होगा। एमपीपीएससी के इस वैकेंसी की खूब सारी न्यूज़पेपर में खबरें आपने देखी होगी। आप एचपीएससी, एचएससी, यूपीपीएससी या किसी भी पीएससी के अगर कैंडिडेट हो या पहले सेलेक्ट हो चुके हो तो आपको ये केस जरूर सुनना चाहिए। इस केस में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसमें पहले प्री का रिजल्ट कैटेगरी वाइज दिया गया, बाद में इसका दोबारा से रिजल्ट दिया गया प्री स्टेज पर माइग्रेट करवा करके। इसमें इसका मतलब 2 बार इसमें प्री का रिजल्ट आया और 2 बार इसके अंदर मेंस एग्जाम होता है इस वैकेंसी के अंदर। इस केस को यूट्यूब पर बताना मेरा एक तरीके से आप कह सकते हो कि ड्रीम था। आपको इस केस से बहुत कुछ पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। 14 नवंबर 2019 MPPSC issue an advertisement proposing to select for 571 posts in the state in accordance with the Madhya Pradesh State Services Examination Rule 2015। 14 नवंबर 2019 को MPPSC वैकेंसी निकालती है मध्य प्रदेश के अंदर 571 की, और ये जो वैकेंसी निकालती है वो मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2015 के अकॉर्डिंग निकालती है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन रूल क्या थे। ये क्या है कि एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट के अंदर स्टेट अपनी वैकेंसियों के अंदर कैसे रिजर्वेशन देगा उसके लिए रूल्स थे। प्री पर माइग्रेट करवाएगा या फाइनल स्टेज पर माइग्रेट करवाएगा, कितने गुना कैंडिडेट बुलाएगा, तो ये थे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन रूल। और जो 2015 के एग्जामिनेशन रूल थे इनके, वो रूल ये थे कि 1:15 बुलाएंगे, मतलब 15 गुना बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के बाद में, और प्री स्टेज के बाद में माइग्रेशन करवा दी जाएगी। ये 2015 के इनके रूल थे और इस रूल के ऊपर 2019 में एमपीपीएससी ने अपनी वैकेंसी निकाल दी। फिर 12 जनवरी 2020 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टुक प्लेस। 12 जनवरी 2020 को इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ले लिया। उसके बाद में 17 फरवरी 2020 को जो स्टेट सर्विसेज रूल थे उसके अंदर ये अमेंडमेंट कर देते हैं। और अमेंडमेंट क्या करते हैं कि अब कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे 1:15। पहले भी 15 गुना बुलाए जा रहे थे प्री एग्जाम के बाद में। पहले 2015 के रूल क्या थे कि प्री एग्जाम के बाद माइग्रेट कर देंगे, परंतु इनका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ उसके बाद में उन्होंने रूल चेंज करके ये कह दिया कि हम कैटेगरी वाइज बुलाएंगे। फिर 21 दिसंबर 2020 को रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड कैटेगरी वाइज अमेंडमेंट रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 10,767। तो इन्होंने पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ले लिया, उसके बाद में रूल के अंदर अमेंडमेंट हो गया, और जो अमेंडमेंट हुआ उसी के अकॉर्डिंग मतलब कैटेगरी वाइज इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में कैंडिडेट ने इसको जाकर के कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कोर्ट कह दिया कि जो रिजल्ट है रिमेन टू सब्जेक्ट ऑफ द आउटकम ऑफ द राइट पिटीशन, जो इसका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। इसके बाद में 21 मार्च से 26 मार्च 2021 तक एमपीपीएससी कंडक्ट द मेन एग्जामिनेशन। एचपीएससी फिर मेंस एग्जामिनेशन ले लेती है उन कैंडिडेट का। मेन एग्जामिनेशन होने के बाद में 20 दिसंबर 2021 को द रूल ऑफ 2015 अगेन अमेंडमेंट बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1:20 माइग्रेशन ऑन द प्रिलिमिनरी स्टेज। फिर 20 दिसंबर 2021 को फिर से जो स्टेट के रूल है वो फिर से चेंज कर देते हैं ये, और इस बार जो 2015 वाले रूल थे फिर से वही रूल ले आते हैं कि प्री स्टेज के बाद में माइग्रेशन करवाएंगे और 1:20 हम लेंगे। फिर 31 दिसंबर 2021 को रिजल्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन डिक्लेयर, फिर वो मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू 1918। फिर 21 दिसंबर 2021 को मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है और 1918 कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर 7 अप्रैल 2022 को डिवीजन बेंच डिक्लेयर दैट रिजल्टली द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मस्ट बी कंडक्टेड एंड कंप्लीटेड विद द अनअमेंडेड रूल 2015। और ये केस था किशोर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने के बाद में कैंडिडेट ने कोर्ट में जाके केस कर दिया था, और जब इनके मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया उसके बाद में वो केस चला गया डिवीजन बेंच में,
और वहाँ पर डिवीजन बेंच डिसीजन दे देती है कि आप अपना जो इस रिक्रूटमेंट में जो प्रोसेस है, जो अनअमेंडेड रूल थे 2015 वाले, आप उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रोसेस करवाइए। ये उनकी तरफ से डायरेक्शन आ गई। और एक बार अगर इन चीज़ों को समराइज करना चाहो तो ये था कि 2015 के रूल थे, उन रूल्स के ऊपर 2019 में वैकेंसी निकल गई। वैकेंसी निकलने के बाद में इन्होंने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ले लिया। प्री एग्जाम होने के बाद में स्टेट ने अपने रूल चेंज करके क्या कर दिए, कैटेगरी वाइज वाले। और जो इन्होंने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट दिया, वो जो रूल अमेंडमेंट हुए कैटेगरी वाइज वाले, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट दे दिया। उस रिजल्ट के ऊपर कैंडिडेट ने कोर्ट केस कर दिया, और कोर्ट केस करने से वो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्ट 2 हो गया। फिर उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन ले लिया, और जब मेंस एग्जामिनेशन लिया उसके बाद में फिर से स्टेट ने अपने रूल चेंज कर दिए। वो 2015 वाले रूल ले आए फिर से, और वो केस चला गया डिवीजन बेंच में। ये जो डिवीजन बेंच में केस गया, ये था किशोर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये गया था इसके कैटेगरी वाइज के खिलाफ, और वहां पर डिस्कशन हुआ था ये डिवीजन बेंच के अंदर। डिवीजन बेंच के अंदर इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि कैटेगरी वाइज गलत है, प्री के बाद में माइग्रेट करवा देना चाहिए। इन्होंने जो अपने रूल जो है वो चेंज किए। पहले जो वैकेंसी है वो 2015 के ऊपर निकली थी, और फिर बाद में इन्होंने जो रिजल्ट दिया वो अमेंडमेंट के उसके चेंज करने के बाद में दे दिया। तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी किशोर चौधरी के केस में, और ये केस था डिवीजन बेंच के अंदर। और जिस समय ये केस डिस्कस हुआ उस समय स्टेट अपने रूल चेंज करके दोबारा से माइग्रेशन वाले रूल उस समय अप्लाई कर दिए थे। तो ये डिवीजन बेंच का जो डिसीजन क्या आया कि आप अपने जो पहले वाले रूल है 2015 वाले, वही वाले रूल इस वैकेंसी के अंदर लगाइए। इसको एमपीएससी ने मान लिया था, और इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। ये केस डिवीजन बेंच के अंदर हुआ था, और डिवीजन बेंच के अंदर एमपीपीएससी आ रही थी, और वहां पर उन्होंने मान लिया था कि हम इस प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और एक चीज और, जब इन्होंने मेंस एग्जाम का रिजल्ट दे दिया था, वहां पे 1918 कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू आ गया था। बट कोर्ट का डिसीजन क्या था कि जो 2015 वाले रूल है उसके हिसाब से आप प्रोसेस कीजिए। अब इसके बाद में 29 सितंबर 2022 को एमपीपीएससी प्रपोजिंग टू रिकंडक्ट द मेंस एग्जामिनेशन इन द कंप्लायंस विद द डिवीजन बेंच जजमेंट। एग्जाम कंडक्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023। इसके बाद में एमपीपीएससी क्या बोलती है कि हम मेंस एग्जाम को रिकंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि डिवीजन बेंच ने कहा है, और जो एग्जाम है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023 में होगा। और फिर 10 अक्टूबर 2022 को एमपीएससी डिक्लेयर द रिवाइज रिजल्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। 10 अक्टूबर 2022 को एमपीएससी क्या करती है, जो प्री का रिजल्ट है वो रिवाइज रिजल्ट है वो डिक्लेयर करती है। रिवाइज रिजल्ट मतलब प्री के अंदर जो कैंडिडेट है वो जनरल के अंदर माइग्रेट कर गए, और फिर वो रिजल्ट दोबारा से बनाया 2000, क्योंकि डिवीजन बेंच की डायरेक्शन थी कि माइग्रेट करवाओ फिर बनाओ, उसी के अनुसार एमपीपीएससी ने रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। और अब कितने क्वालिफाई हुए, 13,080 कैंडिडेट उसके अंदर क्वालिफाई हो गए। अब एक चीज सोचिए आप, पहले क्या था कि 1918 कैंडिडेट का मेंस एग्जाम हो गया था, उनका क्या आ गया था, इंटरव्यू आ गया था। और यहाँ पर अब क्या हो गया, दोबारा से जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन था उसका रिजल्ट रिवाइज हो गया। तो वहां पर तो कैंडिडेट का मेंस क्वालिफाई करने के बाद में इंटरव्यू आ रखा है, और यहाँ पर एमपीपीएससी क्या कर रही है, प्री का रिजल्ट रिवाइज करके कैंडिडेट की लिस्ट बना ली कि ये कैंडिडेट जो है मेंस एग्जामिनेशन देंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू आ रखा था वो चले गए हाई कोर्ट के अंदर, assigning the decision of the MPSC to cancel the result of the mains examination held earlier। तो वो कोर्ट के अंदर जाकर के एमपीपीएससी के उस डिसीजन को चैलेंज करते हैं कि उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैंसिल कर दिया था, जो पहले जो रिजल्ट आया था उसको कैंसिल कर दिया था। और क्या ग्राउंड बनाते हैं, डेट दे वुड बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर फॉर द सेड एग्जामिनेशन। उनको जो सेड एग्जामिनेशन है उसके अंदर दोबारा से रीअपियर होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी पास कर दिया उन्होंने, और उनको अभी दोबारा से उसके अंदर रिपेयर होना पड़ेगा, डिस्पाइट क्लियर इट इन द फर्स्ट इंस्टेंट, क्योंकि उसको पहले से क्लियर कर चुके हैं। फिर वहां पर लर्न जज
नोटेड दैट 4 कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, वहां पर जो जज होते हैं वो ये देखते हैं कि अब 4 कैटेगरी बन गई है। पहली कैटेगरी किन कैंडिडेट की? द न्यूली क्वालिफाइड रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन, क्योंकि जो प्री का रिजल्ट रिवाइज किया गया, टॉपर हर एक कैटेगरी के जो टॉपर है वो किस में चले गए? जनरल में चले गए। अगर ऐसे रिवाइज करेंगे हम तो जनरल के कैंडिडेट तो बाहर हो जाएंगे और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट नए अंदर आ जाएंगे। तो जो नए कैंडिडेट जो अंदर आए वो कितने थे? 2721। ये पहली कैटेगरी ये बन गई, जो रिजर्व कैटेगरी के नए कैंडिडेट जो मेरिट में आए। दूसरी कैटेगरी 1918 सिलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, जो पहले इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, वो वाली दूसरी कैटेगरी। उनकी संख्या कितनी थी? 1918। तीसरी कैटेगरी किन की बन गई? आउटस्टेटेड कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 1918 कैंडिडेट, जो 1918 कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू आ रखा था, रिजल्ट रिवाइज करने से उनमें से भी कुछ कैंडिडेट क्या बाहर हो गए। तीसरी कैटेगरी थी उनकी। चौथी कैटेगरी 8,894 कैंडिडेट आउट ऑफ द 10,767 कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन अर्लियर बट कुड नॉट पास, जो पहले जो मेन एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर 8,894 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने प्रीलिमिनरी एग्जाम जो मेंस एग्जामिनेशन जो है वो दिया था और उसके अंदर वो क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरी बन गई। ये 4 कैटेगरी बनने के बाद में जज वहां पर क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुनना। जज कहते हैं कि इफ द रिजल्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन वाज कैंसिल्ड, अगर हम मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगर कैंसिल करते हैं, कौन सा मेंस एग्जामिनेशन जो हुआ था पहले, ए प्रीमियम वुड बी गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम द 4th कैटेगरी बाय रिव्यूइंग देयर कैंडिडेट्स। तो जो हम एक प्रीमियम चांस दे रहे हैं किनको? जो कैंडिडेट फेल हो गए थे पिछली बार, क्योंकि उनको तो दोबारा से चांस मिल गया, उनका कैंडिडेट जो है एक तरीके से रिव्यू हो गया। थ्रो दे हैव फेल्ड टू क्वालिफाई द फर्स्ट इंस्टेंट, क्योंकि वो पिछली बार में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। एंड राइट वुड बी अवे फ्रॉम द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी क्लियर द मेन एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं हम उनसे उनका अधिकार छीन रहे हैं, जो कि अनजस्टिस होगा विदाउट एनी फॉल्ट ऑन देयर पार्ट, उनकी पार्ट से कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो ये कहते हैं वहां पर जज कि दो यहाँ पे होगा क्या, अगर पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज करके सबका पेपर लेते हैं तो जो कैंडिडेट पहले फेल हो गए थे उनको तो प्रीमियम चांस मिल गया, क्योंकि वो तो बाहर हो चुके प्रोसेस से, उनको दोबारा से चांस मिल गया। और जो कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू आ रखा है उनको दोबारा से उस पेपर के अंदर बैठना पड़ेगा विदाउट एनी फॉल्ट, तो ये उनके साथ में अनजस्टिस होगा। फिर जो जस्टिस जी है वो बोलते हैं डायरेक्टेड एमपीएससी टू होल्ड ए स्पेशल मेन एग्जामिनेशन, तो एमपीएससी को डायरेक्शन दी जाती है कि आप एक स्पेशल मेन एग्जामिनेशन लीजिए फॉर द न्यू एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ओनली, सिर्फ जो नए कैंडिडेट आए हैं सिर्फ उनका ही स्पेशल एग्जामिनेशन लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस 2 मेन एग्जामिनेशन। जो 2 मेन एग्जामिनेशन हुए हैं, 2 मेन एग्जामिनेशन कौन से? एक तो जो पहले हुआ था जिसके 1918 कैंडिडेट के जिनके इंटरव्यू आ रखे थे, एक तो मेन एग्जामिनेशन वो वाला, और एक मेन एग्जामिनेशन जो नए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट आ रहे हैं उनका। तो इन दोनों का जो मेन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा उनके बारे में बात हो रही है। बाय मर्जिंग एंड नॉर्मलाइजेशन द 2 लिस्ट कंप्लीटेड इन द 6 मंथ, तो दोनों का जो रिजल्ट है उनको आप कंपाइल कर दीजिएगा और नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा और उससे एक फ्रेश लिस्ट बनाइएगा और आपको 6 महीने के टाइम के अंदर ये कंप्लीट करना है। ये जो कोर्ट है एमपीपीएससी को ये डायरेक्शन देता है। एग्रीड बाय दिस जजमेंट, इस जजमेंट से जो एग्रीड होते हैं वो क्या करते हैं? फिर डिवीजन बेंच चले जाते हैं। इससे एग्रीड कौन से होते हैं? वो कैंडिडेट जो कि फेल हो गए थे, जो पिछली बार एग्जाम के अंदर फेल हो गए थे, वो तो यही देख रहे थे ना कि भाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कि आप प्रोसेस दोबारा से करिए, तो उनको लगा कि उनको एक बार दोबारा फिर से चांस मिल जाएगा, तो वो कैंडिडेट फिर चले गए कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर देते हैं कि नहीं, दोबारा मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप कैंसिल कीजिए, पूरा मेंस एग्जामिनेशन सबका दोबारा से लीजिए। तो वो इसके लिए चले जाते हैं डिवीजन बेंच के अंदर। तो डिवीजन बेंच जो है उनकी अपील को डिसमिस कर देता है और कहता है कि जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था
वो प्रॉपर था, वेल रीजन्ड था एंड डिड नॉट कॉल फॉर एनी इंटरफेरेंस। वो वेल रीजन्ड था और उसके अंदर हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना। वो कैंडिडेट फिर क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी लगाते हैं, एसएलपी नंबर 5817 2023। अब ये 5817, ये जो अब हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, दीपेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये वही केस है जिसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई जाती है। रिजेक्टेड द प्रेयर देयर इन फॉर द इंटरीम रिलीफ। जो सुप्रीम कोर्ट होता है इनके एसएलपी में, इनको इंटरीम रिलीफ के लिए रिजेक्ट कर देता है, बट सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर कर देता है। मतलब ये जो दीपेंद्र यादव की जो एसएलपी थी, वो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लगी थी कि कैटेगरी वाइज गलत है, कैटेगरी वाइज मत कीजिए, या इस दीपेंद्र यादव वाले केस में ये डायरेक्शन दी गई थी कि कैटेगरी वाइज गलत है। नहीं, ये सिर्फ किस लिए लगी थी कि जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसके पूरे के रिजल्ट को कैंसिल करके सबका पेपर होना चाहिए। ये प्रेयर की थी किसने, दीपेंद्र यादव ने, जिसके बारे में आप सुनते हो। तो सुप्रीम कोर्ट भी इनकी प्रेयर को रिजेक्ट कर देता है, डिवीजन बेंच भी रिजेक्ट कर देती है। फिर 10 जनवरी 2023 एमपीपीएससी नोटिफाइड स्पेशल मेन एग्जामिनेशन फॉर द न्यू कैंडिडेट हेल्ड फ्रॉम 15 अप्रैल टू 20 अप्रैल 2013। फिर 10 जनवरी 2023 को एमपीपीएससी नोटिस निकालती है कि जो नए कैंडिडेट आए थे उनका स्पेशल मेन एग्जामिनेशन हम लेंगे। देयर रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ऑन 18/5/2023। 18/5/2023 को जो नया जो स्पेशल मेन एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। फिर कोर्ट की क्या डायरेक्शन थी कि दोनों के रिजल्ट को, पहले वाले मेंस एग्जामिनेशन के और अब वाले मेंस एग्जामिनेशन के, दोनों के रिजल्ट को मर्ज करके और फिर नॉर्मलाइजेशन किया गया दोनों लिस्टों का। अंडर द गाइडेंस एंड एडवाइस ऑफ 2 एक्सपर्ट, 2 एक्सपर्ट की इसके अंदर हेल्प ली गई और इस पूरे प्रोसेस को किया गया। अप्लाइंग ए फार्मूला सो एज टू ब्रिंग देम ऑन एन इवन किल, तो उनको एक जैसे लेवल पे लाने के लिए ये सारा का सारा प्रोसेस किया गया। 1983 कैंडिडेट्स स्टूड क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। इस बार जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, दोनों लिस्टों को मैच, पहले वाले मेंस एग्जामिनेशन को और अब वाले मेंस एग्जामिनेशन को मिलाने के बाद में जो कैंडिडेट आए वो कितने आए, 1983 इंटरव्यू के लिए। और जो 1983 आए उनमें से 1520 तो थे पहले वाले, जो 1918 कैंडिडेट थे उनमें से अब इंटरव्यू के लिए कितने आए, 1520, और 463 जो है वो नए कैंडिडेट आ गए इंटरव्यू के लिए। टोटल हो गए 1983। और अब 1520 जो नए, जो 1520 जो है वो ओल्ड वाली लिस्ट में से थे, वहां पे कैंडिडेट कितने थे, 1918। तो 398 कैंडिडेट जो है वो आउटसाइड हो गए, बाहर हो गए, पहले जिनका इंटरव्यू आ रखा था। तो 23 जून 2023 को 1983 कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू, उनको 1983 कैंडिडेट का इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाती है। जो 398 जो फेल्ड, जो 398 कैंडिडेट जो इंटरव्यू से बाहर हो गए थे पुराने वाले, वो रिट पिटीशन लगा देते हाई कोर्ट के अंदर एंड वर ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ बाय परमिटिंग देम आल्सो टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो जो 398 कैंडिडेट जो इंटरव्यू से बाहर हो गए थे पहले वाले, उनको भी हाई कोर्ट इंटरिम रिलीफ दे देता है और उनका भी उन कैंडिडेट के साथ में इंटरव्यू होता है। उन सब कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है 9 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर 2023 के बीच में उन सब कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जाता है, पहले वाले नए वाले सबका। रिजल्ट डिक्लेयर्ड, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है एंड इशू अपॉइंटमेंट ऑर्डर टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू होता है। और ये जो एसएलपी थी 5817 दीपेंद्र यादव वाली, इसके अंदर 7 कैंडिडेट थे टोटल, और जो 7 कैंडिडेट थे इनमें 7 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सारे के सारे बाहर हुए। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये कहा कि ये जो एसएलपी थी ये ब्रीफ ऑन मेरिट थी, BEREFT, ब्रीफ ऑन मेरिट थी। इसका मतलब था तथ्यहीन या आधारहीन, गुणों से रहित। एसएलपी मतलब ये एसएलपी डिसमिस होती बाद में जाके, डिसमिस तो अपने आप होगी क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट फेल हो गए थे, और इसको तथ्यहीन, आधारहीन या गुणों से रहित लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस दीपेंद्र यादव वाली जो एसएलपी थी, यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं हुए कैटेगरी वाइज और उसके बारे में,
परंतु सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट के 2 पैराग्राफ में ये जरूर कहा कि ठीक हुआ कि स्टेट ने अपने रूल जो है दोबारा से रिस्टोर कर लिए, दोबारा से उसी के ऊपर आ गए। अगर उसी के ऊपर नहीं आते, कैटेगरी वाइज चलते, तो रिजर्व कैटेगरी का नुकसान होता, ये कैंडिडेट पेपर नहीं दे पाते। ये 2 पैराग्राफ में ये कमेंट जरूर करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसमें कैटेगरी वाइज का या माइग्रेशन का कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता। इस केस के अंदर आर्गुमेंट कब होता है, एक किशोर चौधरी का जो केस था डिवीजन बेंच के अंदर, वहां पे आर्गुमेंट होता है और उसको एमपीपीएससी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करती। और इस पूरी कहानी के अंदर अगर सिर्फ कंक्लूजन की बात पर अगर आए हम, एक चीज तो इसके अंदर आपने ये देखा कि जो अगर कभी भी कोई भी भर्ती चल रही है मान लो, और इसमें किसी भी कारण से अगर कोर्ट ये डायरेक्शन कर दे कि प्री का रिजल्ट दोबारा से बनाइए, तो पहले जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा चुके हैं या जिनकी जॉब लग चुकी है, वो दोबारा से मेंस पेपर नहीं देंगे। इस केस का रेफरेंस लग जाएगा अगर कभी ऐसा होता है तो। दूसरी चीज, जो कैंडिडेट पिछली बार में फेल हो गए, कई बार होता क्या है कई प्रोसेस के अंदर कि कुछ कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन के अंदर फेल हो जाते हैं और कोर्ट के अंदर मामला फंस जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि उनको दोबारा से चांस मिल जाएगा, परंतु इस केस के हिसाब से ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। ना तो उनका दोबारा से पेपर होगा और ना ही जो फेल हो गए थे उनको दोबारा से चांस मिलेगा। तो इसलिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो आराम से अपनी जॉब करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।